और अब बारी है आज के इस सत्र के अध्यक्षीय उद्बोधन की। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं आभासी मंच पर डॉक्टर BR डेलू जी। आप पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी की भूमिका एवं जांबानी दर्शक विषय वेबिनार के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। आप पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राजस्थान सरकार, पर्यावरण संरक्षण एवं जांबानी दर्शन पर आप विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में पर्यावरण विषयक आलेख लंबे समय से लिखते आ रहे हैं। हिंदी राजस्थानी भाषा के साथ साथ आप अंग्रेजी भाषा पर भी विशेष अधिकार रखते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सेमिनारों में आप मुख्य वक्ता एवं अध्यक्ष के पद को सुशोभित करते आ रहे हैं। हम भी आज आपको अध्यक्ष के रूप में पाकर स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित हैं परम आदरणीय डॉक्टर श्रीमान BR डेलू साहब। नमस्कार। जांबानी साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस पर्यावरण संरक्षण में जनभागिता एवं जांबानी दर्शन विषयक संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में उपस्थित समस्त आभासी माध्यम से जुड़े हुए वक्ता एवं श्रोतागण सभी का अभिनंदन। आज का यह विषय बहुत ही प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है। प्रासंगिक इस संदर्भ में है कि जो समस्या इस समय पूरे संसार को ग्रसित कर रही है या घेर रही है, वो इतनी विकट है कि उसका हल पाना अभी से हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा इस सृष्टि का अस्तित्व ही अगर इसी तरह से प्रकृति का दोहन और पर्यावरण का नुकसान होता रहा तो आने वाले समय में इस सृष्टि का प्रलय होना निश्चित है, या कम से कम इस रूप में नहीं रहेगी जिस रूप में आज हम देख रहे हैं। तो पर्यावरण के आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे जो विशिष्ट वक्ता थे उन्होंने अपने विचारों से हम सबको अवगत कराया। उनके बारे में एक एक लाइन में मैं थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा कि हमारे जो प्रथम वक्ता थे वो डॉक्टर निकी चतुर्वेदी जी, जो इतिहास विभाग के प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी में हैं। उन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्नोई संप्रदाय की भूमिका पर्यावरण संरक्षण के संबंध में बताई तथा पर्यावरण का क्या महत्व है मानव जीवन में, इसके बारे में अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद में डॉक्टर राजीव नयन बहुगुणा जी, जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल जी बहुगुणा के सुपुत्र हैं, जो कि आधुनिक जो चिपको आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। वो एक अनुभवी पत्रकार, पर्यावरणविद एवं जैसा कि उनके बारे में बताया गया कि वे जिप्सी स्कॉलर हैं, यानी वो उनका अनुभव जो है वो भ्रमण के आधार पर है। व्यावहारिक वस्तुओं को देख करके उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, पढ़ा है और जो कुछ भी वो बताते हैं उसी के आधार पे बताते हैं। तो उनका उद्बोधन बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण था। उसके बाद में हमारे सामने डॉक्टर राजेश कुमार जी सैनी जी, उन्होंने भी अपने बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन के अंदर हमें जो जानकारियां दी पर्यावरण पार्क के बारे में, वो जो है संभवतः बहुत से वक्ताओं के लिए और बहुत से श्रोताओं के लिए नई थी। हालांकि उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी को है, लेकिन उन्होंने जो विशद जानकारी इन पार्क्स के बारे में, जो हर्बल पार्क्स हैं या जो विभिन्न प्रकार के बायोडाइवर्सिटीज उनके अंदर डेवलप कैसे की जाती है, उसके बारे में जो है हमें विशद विवरण दिया। और वर्तमान समय में बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए उन्होंने कुछ पार्क्स का विशद विवरण भी किया, जिसमें थीम बेस्ड पार्क्स, लैंडस्केप पार्क्स, बॉटेनिकल पार्क्स, हर्बल पार्क्स, बटरफ्लाई पार्क्स या ये गार्डन्स इत्यादि, इनके बारे में विशद जानकारी दी।
इनमें किस प्रकार के पौधे संरक्षित किए जाते हैं और इनकी मानव के जीवन में इनका क्या उपयोग है, किस प्रकार से ये हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में या स्वास्थ्य के वर्धन में जो है सहायता करते हैं और हमारा मनोरंजन भी करते हैं और साथ साथ में जैविक विविधता का भी जो है उसको प्रमोट करते हैं। तो इस संबंध में उन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए हम सभी उनके बहुत बहुत आभारी हैं। अब चूंकि पर्यावरण के संबंध में बहुत सारी विचार विमर्श हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में जो उसको समझ लीजिए कि एक जिस्ट के रूप में बताना चाहूंगा, तो वो ये कि पर्यावरण वस्तुतः है क्या। तो पर्यावरण का, जैसे कि हिंदी में अगर हम देखें तो परि प्लस आवरण, परि मीन्स चारों ओर, हमारे चारों ओर का जो है, चारों ओर क्या है, और दूसरा आवरण मतलब घेरा। तो हमारे चारों ओर का, यानी अगर हम एक एंटिटी हैं तो हमारी एंटिटी के चारों ओर का जो घेरा है वो जो है पर्यावरण है। तो अब ये पर्यावरण का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है, तो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर क्या है, हम किस पे खड़े हैं, हम किस पे बैठे हैं, हम किस पे आधारित हैं, तो हम पृथ्वी पर आधारित हैं। तो ये पृथ्वी जो है मेन घटक हो गया। और उसके बाद में हमारे चारों तरफ क्या है, किसका आवरण है, गैस का आवरण है। चारों तरफ हम पानी देखते हैं, पृथ्वी के ऊपर है जो पानी है, हमारे से ऊपर जो है गैसेज हैं उसका आवरण है, और उसके साथ साथ में जो हवा है, पानी है, हवा है, और ये पृथ्वी है। तो मेन रूप से जो है ये हमारा संरक्षण है पर्यावरण का। तो अगर हम इसको देखें तो हम देखते हैं कि जो इस पर्यावरण में या इस धरती पे जो मेन रूप से एंटिटीज पाई जाती है वो दो एंटिटीज हैं, लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज, यानी जड़ और चेतन। कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो जड़ हैं, जिनमें जीव नहीं है, चेतना नहीं है, और दूसरी एंटिटीज ऐसी हैं जिनमें चेतना है, उनको हम लिविंग एंटिटीज कहते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर आपस में बहुत ज्यादा रिलेशन है और एक दूसरे पे निर्भर करती हैं। जो चेतना का आधार है वो जड़ है, क्योंकि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आधार जो है प्रकृति है। अगर हम प्रकृति को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे या प्रकृति का जो वर्तमान स्वरूप है जिस पर ये जीवन चल रहा है उसके अंदर अगर कोई बिगाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारे जो लिविंग जो एंटिटीज हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा या वो जो है जीवित नहीं रह सकेगी। तो लिविंग एंटिटीज भी अगर हम देखें तो मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं, और उसमें आपके फ्लोरा एंड फोना, यानी जो है जीवित चीजें भी है, वो भी दो प्रकार की हैं, वनस्पतीय जीव और जो जीव जंतु जीव। तो इन दोनों प्रकार के जीवों के अंदर आपस में जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं, और उनके अंदर आपस में जो भी कंज्यूमेबल्स हैं उनका जो है वितरण है या एक दूसरे पर जो डिपेंडेंस है वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं और लाइफ जो है वो सुचारू रूप से चलती है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से जो जीव हैं जो कि इस पूरे वातावरण को, वैसे तो सभी का आपस में इंटरेक्शन होता है और वो लगातार पर्यावरण के अंदर परिवर्तन पॉजिटिव या नेगेटिव होता रहता है, वो किसी भी क्षण रुकता नहीं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अधिक जो प्रभावी करने वाली जो एक्टिविटीज हैं पर्यावरण के अंदर वो दो प्रकार के हैं। एक तो पर्यावरण के अंदर जो नेचुरल डिसास्टर्स हैं, जो नेचुरल कॉजेज हैं, उसके कारण ही जो है पर्यावरण के अंदर परिवर्तन आ सकता है, जैसे अर्थक्वेक्स है या कोई एक्सीडेंट्स हो गई, जैसे न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स है, चेरनोबिल की हुई थी 1986 में, या इसी प्रकार के अर्थक्वेक्स हैं या अन्य कई कारण हैं जिसके कारण से जो है ये वर्तमान पृथ्वी के स्वरूप के अंदर परिवर्तित आ जाता है या किसी एक भाग के अंदर परिवर्तित आ जाता है। और उस परिवर्तन के कारण वहाँ जो जितने भी जीव जंतु या जो डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होती है या जो स्पीसीज होती है वो खत्म हो सकती है या उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज के कारण या जो नेचुरल डिसास्टर्स के कारण भी उसमें पर्यावरण में परिवर्तन हो सकता है, उस पर हमारा कम नियंत्रण है। लेकिन दूसरे प्रकार की जो पर्यावरणीय जो डिसास्टर या पर्यावरणीय जो
लॉस है वो ह्यूमन इंटरवेंशंस के कारण होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होता है। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन ही सबसे डेवलप्ड एनिमल है या डेवलप्ड प्राणी है, और वो ही सबसे ज्यादा जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो जामानी दर्शन में इन दोनों का, यानी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको तालमेल रखने के लिए जामानी दर्शन में समुचित प्रकार के धार्मिक निर्देश या उपदेश दिए गए हैं। तो जीव और जीव विविधता, यानी सभी प्रकार के जीव, और वनस्पतियों में भी विविधता, सभी प्रकार की वनस्पतियों के संरक्षण के लिए गुरु महाराज ने बहुत अधिक जोर दिया है। और उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि जीव दया पालनी रूख लीला नहीं घावे, यानी दोनों प्रकार के जो हमारे जो फ्लोरा एंड फौना है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए हमें महती आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है ये हम सब जानते हैं कि दोनों का जो है अन्यान्यश्रित जीवन है, और अगर इसमें से कोई एक स्पीसीज लुप्त होती है या नुकसान पहुंचता है तो उसका प्रभाव दूसरी स्पीसीज पे निश्चित रूप से पड़ता है। तो इसलिए जो है गुरु महाराज ने इन दोनों को बचाने के लिए जो हमें विशेष तौर से जो है वो निर्देश दिए थे। उसके अलावा जो प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं, ये तो अपने लिविंग रिसोर्सेज हैं, और जो इनको यूज करने के लिए जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हमें चाहिए, क्योंकि जो है केवल इन दोनों से आपसी सिम्बायोसिस या आपसी रिलेशन से ही जो है मानव जीवन संभव नहीं हो सकता। तो मानव जीवन के लिए या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जीवित रहने के लिए, उनको कंजम्पशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। और इन नेचुरल रिसोर्सेज में मुख्य रूप से हमारे सामने लैंड है, एयर है और वाटर है, ये तीन मेन रिसोर्सेज हैं। और इन रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज से हम दूसरे रिसोर्सेज भी जनरेट करते हैं जो इन सभी जीवों के लिए कंज्यूमेबल्स हैं, और यानी जो इनके काम आते हैं, जिनके कारण से हमारा जीवन आगे चलता है। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको थ्रेट्स मानवीय एक्टिविटीज के कारण है, और वो थ्रेट्स कौन कौन से हैं उनका संक्षिप्त में मैं वर्णन करना चाहूंगा, जिसका अन्य वक्ताओं ने भी पहले वर्णन किया है। पहला है उसमें क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जो वर्तमान में जो वातावरण है, जो जलवायु है, उसके अंदर लगातार परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन जो इस धरती पर मानव जीवन है उसके लिए घातक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में जीवन पहले अनुकूलित हुआ वह परिस्थितियां लगातार बदल रही है, उसके कारण से मानव जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है। और ये क्लाइमेट चेंजेस के मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है और दूसरे जीवों की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो उससे क्या है, एनर्जी कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। और मुख्य रूप से हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस ने अपनी एनर्जी नीड्स इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि उसके लिए उसने अत्यधिक हर प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं उनका अत्यधिक दोहन शुरू कर दिया है, और उसके कारण और अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, और उस दोहन के कारण से बहुत ज्यादा गैसियस एमिशंस होता है, और इन एमिशंस के कारण जो है क्लाइमेट के अंदर लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और उस टेम्परेचर बढ़ने के कारण से जो है पृथ्वी पे जीवों का रहना दुभर होता जा रहा है, या उसकी जो जैविक क्रियाएं हैं उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो एक तो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, दूसरे जो कंटेमिनेंट्स हैं जैसे कि व्हीकुलर ट्रैफिक्स हैं। हम बहुत ज्यादा आजकल अपनी सुविधाओं के लिए व्हीकल्स का प्रयोग करते हैं, उससे जो है फॉसिल फ्यूल का उपयोग होता है। फॉसिल फ्यूल से जो है वातावरण के अंदर गैसियस पदार्थ रिलीज होते हैं जो एयर पोल्यूशन करते हैं, और एयर जो शुद्ध एयर होती है उसके साथ में ये गैसेज हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, और जो हमारे शरीर के सेल्स को जो नुकसान पहुंचाती है, और अंततोगत्वा हमारे हेल्थ को जो एडवर्सली इफेक्ट करती है। तो इसलिए जो है ये क्लाइमेटिक चेंजेस एनर्जी नीड्स की एक्सेसिव यूज के कारण हमें हो रहा है। तो इसके लिए हमें एनर्जी नीड्स को नियंत्रित करना पड़ेगा, हमारी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे हमारी एनर्जी नीड्स
कम हो सके और जो है ये जो क्लाइमेट चेंज की जो गति है उसको जो है रिटार्ड किया जा सके या उसको कम किया जा सके। उसके बाद में दूसरा है स्ट्रेटोस्फेरिक डिप्लीशन। स्ट्रेटोस्फेरिक डिप्लीशन में जो हमारे चारों तरफ या वातावरण के काफी ऊपर जो एक ओजोन का आवरण है वो पूरी पृथ्वी पर या समझ लीजिए पूरे जो जीव जंतु हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसकी जो है सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। क्योंकि सूर्य से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है उनको रोकने के लिए ये आवरण बहुत बड़ा काम करता है, परंतु अधिक गैसियस इमिशन के कारण और स्पेशली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इमिशंस के कारण जो है इस ओजोन लेयर के अंदर होल हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है इस लेयर का, और उसके कारण ये होल जो है पोरस हो रही है, ये लेयर पोरस हो रही है और उसके कारण से अल्ट्रावायलेट रेज जो है सीधी धरती पर पहुंच रही है और वो कई प्रकार के उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं स्वास्थ्य पर पड़ते हैं। उसके जीवों के जो कार्सोजेनिक उसमें रेज होती हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कारण है। इसलिए इसके बचने के लिए कि हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का या गैसियस पदार्थों का अधिक से अधिक यूज करते हैं या ऐसे चीजों का यूज करते हैं जिसमें गैसेस या नेगेटिव गैसेस ज्यादा उत्पन्न होती है इंडस्ट्रीज के द्वारा या जो व्हीकल और ट्रैफिक के फ्यूल कंजम्पशन के द्वारा अन्य प्रकार से भी, तो उन पे हमें नियंत्रण रखना की आवश्यकता है। इसके पश्चात जो हमारी वाटर क्वालिटी है वो भी जो है, ये वाटर रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, वो भी जो है कंटेमिनेट लगातार होता जा रहा है। और उसके कारण से, चूंकि आप जानते हैं कि पानी जो है हमारा एक बहुत ही वाइटल जीवन का घटक है, उसके बगैर हम नहीं रह सकते, और अगर ये हमें शुद्ध रूप में नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर या जीवों का शरीर भी जो है जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसके जो प्रदूषण के या उसके कंटामिनेशन के जो मुख्य कारण हैं वो हम देख रहे हैं कि वो भी जो है ह्यूमन नीड्स ही हैं। ह्यूमन नीड्स के कारण या अपनी सुविधाओं के कारण मनुष्य तरह तरह की फैक्ट्रियां लगा रहा है। उन फैक्ट्रियों से बहुत प्रकार के जो एफ्लुएंट्स जो निकलते हैं, वो एफ्लुएंट्स जो बह करके नदी के अंदर जाते हैं। शहरों के अंदर जो पॉपुलेशन के कारण से या जो सीवरेज अनट्रीटेड वाटर होता है, वो पूरा सीवरेज वाटर जो है नदियों के अंदर या जो वाटर रिजर्वायर्स हैं, पानी के जो संग्रह स्थल हैं, उनके अंदर चला जाता है। और इससे जो पानी के अंदर रहने वाला जो जैविक घटक है उसको बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है, यानी जैसे फिश हैं या दूसरे जितने भी प्रकार के जलीय जो जीव हैं उनको बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। स्पीसीज जो है वो मर भी सकती हैं और मरती रह रही हैं। और उसके अंदर जो कुछ पौधे भी होते हैं, जलीय पौधे भी होते हैं, डाइटम इत्यादि कई प्रकार के, तो उनको भी जो बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। तो और उसके साथ साथ में जो फ्रेश वाटर, जो हम पोर्टेबल वाटर जिसे कहते हैं, वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए आवश्यक है। तो वो गंदा पानी पीने से भी हम जो है वी बिकम प्रोन टू वेरियस डिजीजेज, हम कई प्रकार की बीमारियों के जो है वो ग्राह्य बन जाते हैं या आसानी से हमें बीमारियां लग जाती है और जीवन जो है बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो इस क्वालिटी को हमें भी सुधारने की जरूरत है। वाटर रिसोर्सेज को जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उस हिसाब से काम लेने की जरूरत है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत है और जो हमारे जो वाटर की जो नीड है उसको भी जो है कम करने की जरूरत है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पोर्टेबल वाटर है उसकी मात्रा कम है। हालांकि वैसे वाटर तो 2/3 वाटर है पृथ्वी पर, लेकिन फिर भी जो पोर्टेबल वाटर है उसकी जो मात्रा मात्र 6% के आसपास है। इसलिए हम इसको भी, इस एस्पेक्ट को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा हमारा जो लैंड कंटेमिनेशन है, लैंड कंटेमिनेशन यानी पृथ्वी जो है जिस पर हम रह रहे हैं उसका भी जो है कंटेमिनेशन या लगातार हो रहा है। और वो किस कारण से हो रहा है? उसके अंदर हम कई प्रकार के विषाक्त पदार्थ डाले जा रहे हैं। वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के कारण, जैसे हम पौधों में, पेड़ पौधों में मैन्योर्स वगैरह ये खाद, पेस्टिसाइड्स ये इत्यादि डालते हैं, वो जो है लगातार जमीन के अंदर चले जाते हैं और उसकी जो है क्वालिटी को खराब करते हैं। और उस कारण से उस पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं या उससे उस पे उगने वाले जो पौधों हैं उनके अंदर जो विषाक्त पदार्थ आते हैं, जिनको दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर कंज्यूम करते हैं तो
वो उनको स्वास्थ्य पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं और उसको वो खत्म भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा जो लैंड है उसकी मात्रा भी जो है धीरे धीरे कई कारणों से जो है रहने योग्य है, या जो जिस रूप में हमें फायदा देती है पर्यावरण को, वो उस रूप में हम उसको लगातार रूप उसका खत्म करते जा रहे हैं। जो बहुत बड़े बड़े पेस्चर्स थे उनको हम खत्म करके खेती की जमीन के अंदर कन्वर्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ह्यूमन नीड्स बढ़ रही है। और जो बड़े बड़े जो पेस्टर लैंड्स थे, है ना, उनको भी जो है हम ग्रेजिंग के द्वारा या अत्यधिक ग्रेजिंग के द्वारा भी जो हम उनको खत्म करते जा रहे हैं, जिससे वहां पे जो है वनस्पतिक जो बायोडायवर्सिटी है वो भी कम होती जा रही है। और इसी प्रकार के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो जमीन जो उन प्रोजेक्ट्स के नीचे आ जाती है, अर्बनाइजेशन के कारण भी, रोड्स के कारण भी, ब्रिजेज के कारण भी, अन्य कई कारणों से। तो लगातार जो एग्रीकल्चर में हमारी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है हम फालन लैंड या वैसे जो बड़ी लैंड है उसको हम एग्रीकल्चर पर्पसेज के लिए यूज कर लेते हैं, या फॉरेस्ट लैंड को भी हम पर्पज के लिए यूज कर लेते हैं। तो उसके कारण से भी जो हमारा जो ये नेचुरल रिसोर्स जो है वो कम होता जा रहा है। कम इस सेंस में कि जो है उसका उपयोग जो हम मानव जीवन के लिए करते हैं वो हमें कम उपलब्ध हो रहा है। उसके बाद में जो एक महत्वपूर्ण कड़ी जैसे वनस्पति जीवन के अंदर है वो है फॉरेस्ट्स का, या फॉरेस्ट का रोल जो है हमारे जीवन के अंदर बहुत अधिक ज्यादा है। और जो फॉरेस्टेशन है वो अधिक से अधिक होना चाहिए। और हम ये मानते हैं, या एक साधारण संतुलन ये वर्तमान एग्जिस्टेंस के अंदर हम ये मानते हैं कि 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, लेकिन आज की दुनिया आज ये जो है बहुत कम है। तो इस दृष्टि से जो है, और भारत में तो 9% के आसपास ही फॉरेस्ट कवर है, तो हम जो है बहुत अधिक खतरे के अंदर जी रहे हैं। और क्योंकि जो सबसे बड़ा ऑक्सीजन का स्रोत है, जो वायु, प्राण वायु जिसे हम कहते हैं, उसका सबसे बड़ा स्रोत जो है वो वृक्ष हैं। जो और वृक्ष जो है सबसे अधिक जो है वनों के अंदर होते हैं। जितना फॉरेस्ट कवर होगा, जितना फॉरेस्ट एरिया होगा, वो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन प्लांट्स हैं ये, तो वो जो है ऑक्सीजन सारे ब्रह्मांड के अंदर, ये सारी धरती के ऊपर वो जो फैलाते हैं। तो उस कारण से जो है वृक्षों का होना बहुत जरूरी है। जितनी मात्रा में हम वृक्ष लगा सकते हैं लगाएं, लगे हुए वृक्षों को हम काटे नहीं, ये उनका जो है हम प्रशिक्षण कर सकते हैं। और वृक्षों को ये जो डिफॉरेस्टेशन ज्यादातर जो है उसका नुकसान हम सब जानते हैं कि कई कारणों से हो सकता है। कई बार बड़े बड़े जो जंगल हैं उनके अंदर आग लग जाती है, आग लगने के कारण भी जो है बहुत सारे एकर्स के अंदर जो वन लगे होते हैं वो जल जाते हैं, पेड़ नष्ट हो जाते हैं, और उससे जो है इकोलॉजी को काफी नुकसान पहुंचता है। उसी प्रकार कई बार जो है हम जो पेस्टोरलिज्म के कारण भी जो है वनों का कटाई कर देते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को, और को जो है ज्यादा पेड़ होते हैं उनको जो है काट देते हैं, और काट करके जो पशुओं को चराने के लिए ये ग्राउंड्स बना देते हैं ताकि ग्रेजिंग हमारे का कार्य हो सके। लेकिन अल्टीमेटली ये जो है उसको पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है, और पेड़ों की जो है संख्या कम होती है, और हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता है। उसके बाद में जो कुछ जहाँ कई जगह हम ये भी देखते हैं कि कई बार ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज के लिए जहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं वो सोचते हैं इनके इतने पेड़ों की क्या आवश्यकता है, तो वो जो पेड़ों को काट के चारकोल इत्यादि बनाने के लिए, कोयले इत्यादि बनाने के लिए पेड़ों को काट काट के जला देते हैं, जिसका जो बहुत अधिक नुकसान पर्यावरण को होता है। उसके साथ साथ में जो पेड़ों को काटते हैं हम लोग, वो अपनी ह्यूमन नीड्स के कारण, यानी जो फॉरेस्ट लॉगिंग करते हैं, यानी टिम्बर इत्यादि जो इमारती लकड़ी है, जो हमारे दूसरे फर्नीचर इत्यादि बनाने के लिए, या जितने भी लकड़ी से जो बनते हैं पदार्थ, उन सब के यूज के लिए जो हम फॉरेस्ट को जो है लगातार काटते जा रहे हैं। तो इन सब का प्रभाव क्या होता है कि फॉरेस्ट के अंदर हजारों प्रकार की बर्ड्स और एनिमल्स रहते हैं, और अगर फॉरेस्ट नष्ट होते हैं तो उनके साथ साथ में उनका हैबिटेट भी नष्ट हो जाता है, उनका जो रहने की जो जगह है वो खत्म हो जाती है, और कुछ स्पीसीज जिनको दूसरी जगह उसी प्रकार का वातावरण नहीं मिलता है वो जो है स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, और इस प्रकार कई जातियां एक्सटिंक्ट हो भी चुकी है। तो हमें जो है इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अब मैं जामानी
जो हमारा दर्शन है उसमें जो हमारे जो नियम है वो 29 नियम और जो शब्दवाणी है, उन सब के अंदर इन सब चीजों को बचाने के लिए बहुत अधिक। और अब लास्ट के अंदर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये सारी चीज उससे जुड़ी हुई है। आई एम कंक्लूडिंग इट। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनका सॉल्यूशंस हमारे लिए ये है कि हम अपने ह्यूमन एटीट्यूड को प्रकृति के प्रति चेंज करें, जो वर्तमान में जो एटीट्यूड है उसको चेंज करें, हमारे जो विश्वास हैं, जो धार्मिक विश्वास स्पेशली जो विष्णोई धर्म के अंदर है, जो पर्यावरण से संबंधित हैं, उन पे विशेष रूप से ध्यान दें, हमारे जीवन मूल्यों के अंदर हम परिवर्तित रहें, और जो वेस्टर्नाइजेशन है या जो ग्लोबलाइजेशन कुछ प्रवृत्तियां हैं, उन पे जो है हम अंकुश लगाएं और जीवन मूल्यों के अंदर भी हम जो है परिवर्तन लाएं। आवश्यकताओं को, पॉपुलेशन के साइज को और उपलब्ध रिसोर्सेज को देखते हुए हम उनको कट करें। और जामो जी ने इस संबंध में बहुत अधिक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इच्छाओं को कंट्रोल करें, हमारी जो आशाएं हैं उनको भी इसके अनुरूप या इसके टेंडम में रख के हम चलेंगे, तभी हम जो है सफल हो पाएंगे। और ओवरऑल जो ह्यूमन बिहेवियर है हमारा, हमारे प्रति, दूसरों के प्रति, प्रकृति के प्रति, ये सब जो है संतुलित होना चाहिए। अगर इन सब बातों को हम विशेष रूप से ध्यान देंगे या उन पे विशेष तौर से गौर करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पर्यावरणीय समस्या से कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद।